कश्मीर बॉर्डर के आसपास इलाके में नौजवानों की ट्रेनिंग चल रही थी। बिलाल अपने साथियों के साथ आर्मी की ट्रेनिंग के लिए कैंप में ठहरा हुआ था। बिलाल अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पर कभी कभी कैंप से थोड़ा दूर जाकर आसपास के इलाकों में घूमा करता था। ऐसी ही एक दिन शनिवार की शाम बिलाल अपने दोस्तों के साथ बाजार से कुछ जरूरत का सामान खरीदने पहुंचा था। हमने पूरा बाजार घूम लिया लेकिन कुछ बढ़िया खाने के लिए नहीं मिला। बिलाल इतना कहते कहते आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसकी टक्कर हिजाब पहनी हुई एक लड़की से होती है। लड़की उसे घूर कर देख रही थी। बिलाल उसे देख कर आगे बढ़ जाता है। कैंप पहुंचकर बिलाल अपने दोस्तों के साथ वार्म अप कर रहा होता है। वार्म अप करते हुए उसकी नजर एक पेड़ के पीछे चली जाती, जहां वही हिजाब वाली लड़की उसे छुप कर देख रही थी। बिलाल दौड़ते हुए पेड़ के पीछे जाकर देखता है, लेकिन वहां उसे कोई नजर नहीं आता। यह सब देखकर बिलाल समझ नहीं पाता। शाम होने पर बिलाल खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो रहा था। उसकी आंखें बंद ही हुई थी कि उसके सामने वही हिजाब वाली लड़की आ जाती है। वह असमंजस में खुद से बोलता है, आखिर ये लड़की कौन है? बिलाल सारी रात नहीं सो पाता और सुबह उठकर ट्रेनिंग पर अपने दोस्तों को यह सारी बातें बताता है, लेकिन दोस्त उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं, क्या बात है भाई, तुझे लड़की सपने में आ रही है? लड़की का चक्कर? तुम दोनों पागल हो क्या? मैं क्या कह रहा हूं, तुम इस बात को कहां ले जा रहे हो? बिलाल वहां से चला जाता है और अकेले बैठकर सिगरेट पीते हुए सोचता है, बिलाल की नजरों के सामने एक बार काश वो लड़की सामने आ जाए। इतना सोचना ही था कि वो लड़की सामने थी। इस बार बिलाल ने उसे आवाज दी, सुनो। बिलाल की आवाज सुनकर वह रुक जाती है। बिलाल उसे बहुत करीब से देखता है। बिलाल कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने से वह ओझल हो गई। एक बार फिर बिलाल कुछ न समझ सका। रात होने पर बिलाल अपने कमरे में सो रहा था। उसके सामने फिर वही लड़की सपने में आती है। वह उठकर बैठ जाता है। उसके बगल में वह लड़की बैठी हुई थी। इस बार लड़की उससे मदद मांगते हुए बोलती है, बिलाल, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरा परिवार टेररिस्ट के कब्जे में है। तुम मेरे परिवार को बचा लो, नहीं तो वो उन्हें भी मार देंगे। बिलाल उसकी बातें गौर से सुन रहा था। उन्हें भी का क्या मतलब? उन्होंने मुझे भी मार दिया था और आज मेरी आत्मा मदद के लिए इधर उधर भटक रही है। बाकी बचे हुए लोगों का मेरे जैसा हाल ना हो, मेरी मदद करो। क्या? आत्मा? इतना सुनकर बिलाल डर के मारे चिल्लाने लगता है। लड़की वहां से गायब हो जाती है। उसका दोस्त वहां आकर उसे संभालते हुए कहता है, क्या हुआ तुझे? इतनी रात में चिल्ला क्यों रहा है? आत्मा। बिलाल का दोस्त उसे अपने कमरे में ले जाकर सुला देता है। सुबह ट्रेनिंग के समय बिलाल को ठंडे दिमाग से सोचने के बाद उसे सारी गुत्थी समझ में आ गई थी। बिलाल उस पेड़ के पास जाता है जहां उसने उस लड़की को देखा था। वो लड़की पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। बिलाल उसे उठाता है और बंदी लोगों के पास ले जाने के लिए कहता है। बिलाल अपने हथियार लेकर अकेले ही उसके साथ जाता है। लड़की ने जैसा उसे बताया था, उसने हूबहू उसी तरह का हाल वहां देखा। ऐसे में बिलाल का खून खौल उठता है। वह उन पर टूट पड़ता है। एक एक करके बिलाल अकेले ही उन सभी टेररिस्ट को मौत के घाट उतार देता है और बंदी लोगों को छुड़ाकर इंडियन आर्मी के हवाले कर देता है। इंडियन आर्मी के कैप्टन होशियार सिंह बिलाल की बहादुरी पर उसे अकेले में मिलने को कहते हैं। उनके ऑर्डर के मुताबिक बिलाल उनसे मिलने जाता है। उनकी आपस में बातचीत हो रही थी। बिलाल, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना, लेकिन ठीक मेरे साथ भी मेरी ट्रेनिंग पीरियड में ऐसा हुआ था। मुझे भी एक लड़की मदद की गुहार कर रही थी, लेकिन मैंने हर बार उस लड़की की बात को नजरअंदाज कर दिया। मुझे भी और लोगों की तरह ऐसे ही लगता था कि वो लड़की मुझे एक वहम की तरह दिखाई देती थी, या वो वहम हो सकती है। आपने उस लड़की की मदद क्यों नहीं की? मुझे इसी बात का अफसोस जिंदगी भर होता है। कश्मीरी बॉर्डर के आसपास हमेशा से आतंकी हमला होते हैं, जिसमें बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली जाती है। लेकिन सर, हमें उन लोगों को सुरक्षित रखना होगा ताकि आगे चलकर कोई भी मासूम और बेकसूर जान किसी आतंकी हमले का शिकार न बने। बिलाल वहां से चला जाता है। शाम होने पर वही हिजाब वाली लड़की बिलाल के पास आकर एक बार और बोलती है, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। अलविदा मेरे दोस्त। इतना कहकर वह लड़की वहां से गायब हो जाती है। इंडो चाइना बॉर्डर पर जंग छिड़ चुकी थी। इंडियन मिलिट्री ऑफिसर अपने हथियारों के साथ बर्फीले मौसम में बॉर्डर पर तैनात थे। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ की चादर ही दिखाई दे रही थी। हमारे देश की एयरफोर्स आर्मी के साथ दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। दोनों ओर से गोला बारूद और हवाई हमले चालू हो गए थे।
लेकिन अचानक एक एयर कमांडो का हेलीकॉप्टर एक बहुत बड़ी पहाड़ की बर्फीली चोटी से टकरा जाता है। उस ब्लास्ट में एयर कमांडो का बचना नामुमकिन था। हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए थे। 2 दिन बाद विक्रम और ध्रुव इंडियन आर्मी के 2 जवान थे। वह बर्फ से ढके पहाड़ पर इधर उधर भटक रहे थे कि तभी उन्हें बर्फ के ढेर के नीचे से इंसानी आवाज सुनाई देती है। वह दोनों बर्फ को जल्दी जल्दी हटाने लगते हैं। बर्फ हटाने पर उन्होंने एक घायल सिपाही को पाया जो कि बुरी तरह जल चुका था। वह घायल हालात में धीरे धीरे मदद के लिए पुकार रहा था। विक्रम और ध्रुव उसे एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं जो कि एक सुरंग थी। वह दोनों मिलकर आग जलाते हैं और उसके जख्मों पर दवाइयां लगाते हैं। दोनों आपस में बातचीत करते हुए बोलते हैं, आखिर ये जवान यहाँ आया कैसे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, और ये इतना बुरी तरह जल चुका है कि इसके घाव भरने में बहुत समय लगेगा। न जाने इसकी मिलिट्री टीम को इसकी खबर है भी या नहीं। कहीं इसका नाम शहीदों में शामिल तो नहीं कर दिया गया। उन दोनों के दिमाग में इस तरह के सवालों का बवंडर तड़पड़ा रहा था। वो दोनों मिलकर उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी सिर्फ सांसें चल रही थी। वह दोनों उसके शरीर पर लगे चोट पर जड़ी बूटियां लगाकर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, रोजाना लेप लगाकर। ऐसे ही 21 दिन बीत जाते हैं और 21वीं रात को वह घायल सिपाही चिल्लाते हुए उठकर बैठ जाता है। ध्रुव और विक्रम लकड़ियों को जलाकर अपना हाथ पांव सेक रहे थे। मां! वीर को अब होश आ चुका था। वह विक्रम और ध्रुव को अपने आसपास देखकर बोलता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। मेरे भाई, तू अब ठीक तो है ना? मैं वीर हूँ। मैं तो अपने देश की रक्षा कर रहा था, लेकिन अचानक मेरा हेलीकॉप्टर बड़ी चट्टान से टकरा गया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। तू हमें 21 दिन पहले बर्फ के ढेर के नीचे घायल हालत में मिला था और तब से तू बेहोशी की हालत में हमारे साथ है। लेकिन आप दोनों को मैंने कभी मिलिट्री में नहीं देखा। आप दोनों कौन है? मैं आपको पहचाना नहीं। तुम क्या ही सुनोगे हमारी कहानी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। विक्रम वीर के सामने अपना हाथ आगे करता है और उसे बोलता है, तू मुझे छूकर दिखाओ। वीर थोड़ा सोचने लगता है, लेकिन जब वह उसके हाथों को छूने की कोशिश करता है तो उसके हाथ विक्रम के हाथ के आर पार हो जाते हैं और वो डर जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे हाथ तुम्हारे हाथ को छू क्यों नहीं पा रहे हैं? वीर, हम दोनों असली इंसान नहीं हैं। जंग में मैं और ध्रुव दुश्मन के हाथों मारे गए, लेकिन हमने प्रतिज्ञा ली थी कि मरने के बाद भी हम भारत माता की रक्षा करेंगे, और आज भी हमारी आत्माएं सरहद पर भारत माँ की सेवा के लिए तत्पर है। मैं 2 आत्माओं से बात कर रहा हूँ। मैं पिछले 21 दिनों से बेहोशी की हालत में 2 शहीद आत्माओं के साथ रह रहा था, और अभी भी हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यकीन तो किसी को भी नहीं होगा, लेकिन तुम ऐसे पहले इंसान नहीं हो जिसके सामने हम प्रकट हुए हैं। हम हमेशा से ही इंडियन आर्मी की सेवा में तत्पर रहते हैं। इंडियन आर्मी के नौजवान हमारे भाई हैं। क्या आप दोनों एक साथ एक ही जंग में शहीद हुए थे? नहीं, मेरी कहानी तो कुछ और ही कहती है। आज से तकरीबन 16 साल पहले मैं जंग में अपनी सेना की टुकड़ी के साथ दुश्मन का खात्मा करने निकला था। मेरे सारे साथी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। केवल मैं ही अकेला बचा था। उस वक्त मेरी मदद विक्रम की आत्मा ने की थी। उन्होंने दुश्मन सेना को अकेले ही धूल चटा दी और मेरा मनोबल भी बढ़ाया। लेकिन आखिरी में एक दुश्मन हमारे हाथों से बच निकला, और जब हम जंग जीत कर वापस जा रहे थे कि तभी उस दुश्मन ने मुझ पर पीछे से गोलियों की बरसात कर दी। मैं वहीं शहीद हो गया। तब से मैं और मेजर विक्रम एक साथ इंडियन बॉर्डर पर भटकते रहते हैं। तो आप लोग इंडियन आर्मी के लिए अपनी आत्मा तक को दांव पर लगा चुके हो। सैल्यूट है मेरी ओर से आप दोनों को। हमारा तिरंगा कभी भी नहीं झुक सकता, क्योंकि हमारे देश की सेना का हर एक जवान को अपने प्राणों से प्यारा अपना तिरंगा है, अपनी भारत माता है। अब तुम ठीक हो चुके हो। मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी आर्मी के पास वापस जाना चाहिए। आप दोनों ने मेरी जान बचाई। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं भारत माँ के लिए अपनी जी जान लगा सकता हूँ। वीर, वीर, मुझे तुम पर गर्व है। इतना बोलकर विक्रम और ध्रुव वहां से गायब हो जाते हैं। वीर उन 2 जवानों से मिलकर अपनी एक एक सांस भारत माँ के नाम करने की शपथ लेता है। वीर अपनी इंडियन मिलिट्री टीम के पास वापस जाता है
और जहां सभी सोल्जर उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके शरीर पर घाव देखकर हेडक्वार्टर से उसे कुछ दिनों की छुट्टी मिलती है। वह अपनी माँ के पास कुछ दिनों के लिए जाता है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है।